हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड आज हम आ गए हैं बायोसाइक के यूनिट नंबर 2 के साथ, विच इज़ न्यूरॉन, इसके स्ट्रक्चर हो गए, फंक्शन हो गए, योर साइनेप्टिक ट्रांसमिशंस एंड एक्शन पोटेंशियल, नर्व पोटेंशियल। सो टुडे विल बी कवरिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑफ सॉरी, वीडियो में डिले हो गया, यूट्यूब हैड ब्लॉक्ड माई वीडियो फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई. So we'll be starting and hopefully this video gets out, ये ब्लॉक ना हो. एंड सो विल स्टार्ट. पहली बात तो हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन होते क्या हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम. सो अंडरस्टैंड हाउ देर इज़ अ वाईफाई राउटर एट योर होम और लेट्स से एट योर कॉलेज. तो उस एक राउटर से पूरे कॉलेज के अंदर या घर के अंदर सबके फ़ोन कनेक्ट होते हैं, हर जगह से सिग्नल आ रहा है, जा रहा है, इट्स कनेक्टिंग एवरीथिंग, राइट? सो दैट्स वॉट न्यूरॉन्स आर फॉर योर बॉडी. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम. जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, इट डिपेंड्स ऑन हेल्दी न्यूरोनल कम्युनिकेशन. साइनेप्सेस ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स. तो साइनेप्स बेसिकली ये होता है कि आपका एक न्यूरॉन है, वो दूसरे न्यूरॉन से जब कनेक्शन में आ रहा है तो इधर से जो इन्फॉर्मेशन उधर पास हो रही है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज अ साइनेप्स. वील गो इन डिटेल इसका इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वो हम पूरा एक्शन पोटेंशियल वगैरह कवर करेंगे. अभी के लिए बस ये समझो कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं एंड उनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. सो जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो खुद न्यूरोनल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होते हैं. जैसे कि मान लो आपके सेरोटोनिन की एक्टिविटी बहुत कम है, तो वो डिप्रेशन के ब्रेन जब स्कैन करे गए हैं तो वो फाइंड आउट करा गया कि सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन हो सकता है. स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डोपामीन बहुत ज़्यादा हाई होता है. एंग्जाइटी के अंदर स्ट्रेस और फियर सर्किट्स बहुत वो होते हैं, डिसरेगुलेटेड होते हैं. तो जब आप न्यूरॉन को समझते हो तो इट हेल्प्स अस एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिसऑर्डर्स. एंड जैसे हमारे कुछ मेडिकेशंस होते हैं, SSRIs, बेसिकली इट्स शॉर्ट ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्यूटेक इनहिबिटर्स. तो ये सेरोटोनिन लेवल्स को मॉडरेट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं ताकि डिप्रेशन को जो डिप्रेशन की बेसिकली मेडिसिन होती हैं उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज SSRI. एंटीसाइकोटिक्स भी हमारे बनते हैं. साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो जो पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड बिहेवियर में चेंजेस होते हैं वो कैसे न्यूरॉन से आपके इन्फ्लुएंस होते हैं. न्यूरल सर्किट्स कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं. न्यूरल टारगेट्स को आप आइडेंटिफाई करते हो ताकि आप बहुत अच्छे इंटरवेंशंस ला सको कि वंस यू फिगर आउट कि दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन या दिस पर्टिकुलर न्यूरोनल एक्टिविटी इज कॉजिंग अ पर्टिकुलर लेट्स से डिसफंक्शनल बिहेवियर. तो अगर हमें कॉज पता लग गया तो हम उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं ना, हम उसका प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि इस रीज़न से हो रहा है, तो जब भी होगा तब अगैन दिस थिंग विल हैपन. अब जैसे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो वो हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन एक्टिविटी को कम कर देता है. हिप्पोकैम्पल इज़ बेसिकली योर हिप्पोकैम्पस एरिया जहाँ पे आपका मेमोरी का फंक्शन होता है. तो यू एवर नोटिस पीपल हु आर टू स्ट्रेस्ड, ऑलवेज टू स्ट्रेस्ड, सालों सालों से जो स्ट्रेस है, तो उनकी मेमोरी ना धीरे धीरे कम होने लग जाती है. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स बाय ओल्ड एज के अंदर मेमोरी कम होती है, बिकॉज पीपल हैव हैड इट विद लाइफ. ओके, ऐसे न्यूरोनल चेंजेस जो होते हैं वो डिप्रेशन को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड न्यूरॉन्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम डिसऑर्डर्स, एज ए टोल्ड, उस डिसऑर्डर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट डिज़ाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ. कि अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ दिस थिंग इज़ कॉजिंग स्ट्रेस, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो उससे न्यूरोनल एक्टिविटी ख़राब हो रही है, तो हम उस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मैं बार बार PPT में इसलिए लिख देती हूँ कि तुम उसको जितना रीड करोगे ना उतना तुम्हें चीज़ें याद होंगी, ठीक है. सो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. मेडिसिन का, साइकोथेरेपी का भी बता दिया. इट्स लाइक अ समरी पॉइंट एक तरह से. सो कैथरीन बेसिकली डिड अ रिसर्च जिसमें मसल वीकनेस, ड्रॉपिंग आईलिड्स, डिफिकल्टी स्पीकिंग एंड ब्रीदिंग पे स्टडी करी गई थी. तो उन्होंने एक ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करा जिससे कि न्यूरोनल फंक्शन को आप धीरे धीरे रिस्टोर कर सको, कि कैसे आपके जो बिहेवियर और फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो डायरेक्टली न्यूरॉन पे डिपेंड होते हैं. तो जब उन्होंने वो एडमिनिस्टर करा, देन दे रियलाइज़ कि हाँ मसल वीकनेस इससे हो रही है, या अगर मैं ये करूँगा तो मसल वीकनेस जो है कम हो जाएगी. सो आवर ब्रेन बेसिकली कंट्रोल्स ऑल द मूवमेंट एंड ऑल द बिहेवियर. सो इट्स ब्रेन इज़ लाइक योर प्राइमरी, इट्स लाइक योर हेड क्वार्टर्स फॉर एवरीथिंग, राइट? तो उसी में न्यूरॉन्स आते हैं. न्यूरॉन्स से ही आई थिंक देयर इज़ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन जो इंटरकनेक्ट होते हैं और आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है,
ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट इज़ टू प्रोड्यूस अडेप्टिव एंड यूजफुल मूवमेंट्स. ओके, वट एवर, लाइक इफ आई एम मूविंग माई हैंड, आई एम मूविंग इट फॉर अ रीज़न बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, सो आई एम एक्सप्रेसिंग विद माई हैंड्स एज वेल. सो वो एक अडेप्टिव, एक यूजफुल मूवमेंट गया है. ठीक है, so it is just a basic example. Every complex activity also that you do, it's controlled by your brain only, your brain, your nervous system, your peripheral nervous system and everything. Okay, ब्रेन क्या है, ब्रेन को पता होना चाहिए ना कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, तभी तो इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोमेंट्स. तो ऐसे कुछ बॉडी के अंदर हमारे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल इवेंट्स को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप परसीव कर रहे हो, रिमेंबर कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ये सारे जो भी आपके मेंटल फंक्शंस होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन योर न्यूरल सर्किट्स. तो एज आई सेड, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें 100 से 1000 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं. एंड दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, बिकॉज जो भी एक्टिविटी आपकी नर्वस सिस्टम में हो रही है, इट इज़ समवेयर रूटेड इन योर न्यूरॉन्स ओनली. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स बोथ. एंड इन्हीं के थ्रू, बिकॉज दे आर द वंस हु आर मैनेजिंग ऑल द कम्युनिकेशन. तो जैसे कि यू मस्ट बी इन योर कॉलेज सोसाइटीज़ एंड तुम्हारे PR टीम होंगी, तो वो PR टीम क्या करती है, वो स्पॉन्सरशिप टास्क लाती है, वो दूसरी सोसाइटीज़ से कनेक्ट करती है या दूसरे कॉलेजेस से कनेक्ट करती है. सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन एंड दे आर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. सो यू कैन कॉल न्यूरॉन्स लाइक द PR पार्ट ऑफ योर ब्रेन. ठीक है, और जो न्यूरॉन का शेप होता है और स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ ऑल्सो स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज दैट्स देयर मेन वर्क. अभी मैं स्ट्रक्चर पे जाऊँगी, आई विल टेल यू हाउ फैसिनेटिंग न्यूरॉन्स कैन बी. ओके, तो पहले हम रोल ऑफ न्यूरॉन की बात कर लेते हैं कि जो भी हमारा बिहेवियर है, बी इट थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, एक्टिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, कुछ भी हो, नेम एनी थिंग, इट इज़ कनेक्टेड टू योर न्यूरॉन्स. बिकॉज एज आई सेड, दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स. एंड नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, देर आर 2 डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम मेनली. ओके, फर्स्ट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज़ योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कोड. सेकेंड इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज़ योर नर्व्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स. ओके, न्यूरॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिस्टम्स सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, सो लाइक दिस इज़ वन न्यूरॉन, दिस इज़ अनदर, दिस इज़ अनदर, दिस इज़ अनदर, दिस. ये तो मैं बहुत दूर दूर बना रही हूँ, तो इतने ऐसे होंगे कि यू वोंट इवन फिगर आउट कि कहाँ क्या कनेक्टेड है, इतने क्लोज दे आर. So they are connected to each other, they send each other signals, and that's how they form networks to control movement, thoughts, behaviors. सो विल मूव टू द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. सो बेसिकली न्यूरॉन्स को हम 2 बेसिस पे डिफाइन करते हैं. ठीक है, एक तो इज़ देयर फंक्शन और एक होता है स्ट्रक्चर. तो पहले हम फंक्शन की बात करते हैं. तो फर्स्ट इज योर सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है, तो ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस को देखते हैं और उनको ऑब्जर्व करके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भेजते हैं. ठीक है, योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाज व्हाट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन CNS एंड PNS. ठीक है, सो हमारा इंटरनल जो भी चेंजेस हो रहा है, या लेट्स से बाहर इफ़ आई हैव लाइक लाइट ऑन करंटली एंड मैंने लाइट बंद कर दी एकदम से, तो मेरे वो ब्रेन को फंक्शन गया, वो न्यूरॉन्स ने उन चीज़ को सेंस करा कि हाँ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट, देन उन्होंने वो मेरे ब्रेन को भेजा. देन आई फिगर्ड ओके लाइट ऑफ है. Then we have motor neurons. Motor neurons are basically your muscle coordination. The fact that I can move my hands like this, or I can just do ऐसे or I can dance around. It is all done by motor neurons. These control your muscle contraction and gland secretion. जो भी आपके gland से secretion हो रहा है, which you will further do in unit number 4, your pituitary gland या adrenal gland, ये सब के भी जो secretions होते हैं, ये motor neurons control करते हैं, and they enable your physical movement, be it anything. मतलब the fact that you are moving इतना सा भी finger ना, जो आपको noticeable movement नहीं होता, that is also done by your motor neurons. Also, लेट्स से somebody gets a panic attack और let's say somebody is very stressed out, तो उनका कई बार ना हाथ शेक करने लग जाते हैं. और when you have to go to stage and let's say you have stage fear which is very common, तो भी your hands will start trembling और थोड़ा सा वो shaking और जो uncomfortable वाली चीज़ होने लग जाती हैं जहाँ आपकी body move कर रही है. And even when you think that you're not controlling it, it's involuntary, your motor neurons come into play that way. Then we talk about the interneurons. Interneurons basically वो होते हैं जो हमारे entirely central nervous system के अंदर ही होते हैं. You'll not find any interneuron outside your central nervous system. उनका घर ही brain और spinal cord है. It is very possessive in nature. अब इसके 2 मेजर टाइप होते हैं, लोकल इंटरन्यूरॉन्स एंड रिले इंटरन्यूरॉन्स. लोकल इंटरन्यूरॉन्स वो होते हैं जो सर्किट्स फॉर्म करते हैं नियर बाय न्यूरॉन्स के साथ. ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ,
यहाँ पे मेरा दोस्त है, यहाँ पे मेरा दोस्त है, यहाँ पे मेरा दोस्त है, मैंने यहाँ पे ऐसे सर्किट सबका फॉर्म कर दिया, एंड आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद देम। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक, बिकॉज वाई, छोटा ग्रुप बना रहे हैं। रिले इंटरन्यूरॉन्स वो होते हैं जो सर्किट्स को कनेक्ट करते हैं, मतलब एक सर्किट ये, एक सर्किट ये, एक सर्किट ये, एक सर्किट ये। तो आपने ये 10 चीज़ों को कनेक्ट करा तो आपको जैसे यू रिमेंबर द कनेक्शनिस्ट अप्रोच ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पे मान लो आपने नेम्स ले रखे हैं, यहाँ पे आपने प्लेसेस ले रखी है, यहाँ आपने प्रोफेशन ले रखा है, यहाँ आपने कलर ले रखा है, और यहाँ आपने व्हीकल ले रखा है। तो ये मान लो कि इन सब चीज़ों के अलग अलग सर्किट्स फॉर्म हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये सर्किट्स जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू ड्रॉ कनेक्शंस बिटवीन द टू। कि अच्छा, रिद्धि का लोकी साइकोलॉजिस्ट यूट्यूब है, उसका इंस्टाग्राम पे शी स्प्रेडिंग मेंटल अवेयरनेस, और हमारा सेम1 का कॉन्टेंट, ऐसे ऐसे करके वी कैन कनेक्ट। टेक एनी एग्जाम्पल, ठीक है। एंड ये तो मैंने बहुत ब्रॉड आपको दे दिया एग्जाम्पल, इससे भी बहुत छोटे 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 यूनिट्स के अंदर सर्किट्स बनते हैं। और ये जो कनेक्शंस हैं इन्हीं के थ्रू यू विल बी एबल टू परसीव थिंग्स, लर्न थिंग्स, मेमोरी आपकी उस पर होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर या इवन कोई बहुत सिंपल बिहेवियर है ना, वो भी एग्जीक्यूट करोगे तो न्यूरॉन्स के बेसिस पे होगा। सो मेक श्योर यू रिमेंबर द 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर, इंटर में लोकल ऐसे याद कर लो जो आसपास वाले लोग हैं, दैट इज़ लोकल। रिलेज बेसिकली वो रिले के अंदर भागते हैं ना, तो वो एक से एक से पास करते हैं, तो वो सर्किट से सर्किट कनेक्ट हो रहे हैं। सो न्यूरॉन्स जो हैं, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो वो बहुत स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सके, रिसीव कर सके, ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। और जो एनाटमी है उसको हम 2 लेवल्स पे समझ सकते हैं, बीट योर एक्सटर्नल लेवल एंड योर इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल इज़ वॉट यू कैन विजुअली सी, मतलब विजुअली तो तुम नहीं देख सकते हो ऑब्वियसली, बट हाँ व्हेन यू यूज़ लाइक माइक्रोस्कोप्स एंड यू डू लाइक स्कैनिंग, ब्रेन स्कैनिंग एंड एवरीथिंग, तो तुम्हें दिखता है वो। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि लेट्स से अ न्यूरॉन, इट हैज़, आई जस्ट शो यू इमेज एंड एक्सप्लेन यू उसके बेसिस पे। ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। क्या है? ये ऊपर का आपका सोमा है, ये बाहर के डेंड्राइट्स हैं, ये पूरा आपका एक्सॉन है, ये आपका नोड्स ऑफ रैनवियर है जो कनेक्ट कर रहा है, एंड ये आपका स्क्वान सेल या फिर माइलिन शीट्स है, और ये आपके एक्सॉन टर्मिनल्स है। तो ये आपको बाहर बाहर से दिख रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी, ये सोमा के अंदर आपके गोल्गी अपैरेटस हैं, राइबोसोम्स हैं, पॉलीराइबोसोम्स है, रफ ईआर है, या यहाँ पे साइनैप्स हो रहा है, या न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, दिस इज़ ऑल योर इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो हम मेजरली बात करें अगर न्यूरॉन्स की, तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर सोमा, योर डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड टर्मिनल बटन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी तरीके से बना हुआ है कि एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल और केमिकल कम्युनिकेशन हो सके नर्वस सिस्टम के अंदर। सो दिस इज़ बेसिकली योर सोमा विच इज़ योर सेल बॉडी, जो ये मेन है। इट इज़ लाइक द हेडक्वार्टर्स ऑफ योर न्यूरॉन, बिकॉज यहीं पे सारा कुछ डील होगा। इसी के अंदर आपका क्या बोलते हैं, इसमें जो भी प्रोसेसिंग वाला वर्क होगा ना, आपका न्यूरॉन का जो न्यूक्लियोलस होता है, द पार्ट दैट्स कीपिंग योर होल न्यूरॉन अलाइव, इट एग्जिस्ट इन योर सोमा। इसके अंदर मेजरली 7-8 पार्ट्स होते हैं, विल डिस्कस इट अभी बस बाहर से देखो कि क्या होता है। देन वी हैव डेंड्राइट्स, वट एवर दीज छोटी छोटी दीज थिंग्स आर, दीज आर योर डेंड्राइट्स। देन ये जो पूरा ये होता है आपका, ये जो गोले गोले हैं, ये जो पूरा एक्चुअली नॉट जस्ट गोले गोले, जो पूरा जा रहा है यहाँ तक का, इट इज़ योर एक्सॉन। इट इज़ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ से एक न्यूरॉन की स्टार्टिंग से एंड तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है। देन इनके जो बीच में है ना, ये होते हैं आपके नोड्स ऑफ रैनवीर, इससे इन्फॉर्मेशन जंप करती है। न्यूरॉन ऐसे वॉक नहीं करता, न्यूरॉन ऐसे जंप करता है, नॉट न्यूरॉन जंप करता है, न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन ऐसे जंप करती है। एंड देन वी हैव स्क्वान शेल या फिर माइलिन शीट, जिससे कि जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और बहुत स्पीड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन लगानी पड़ती है ना। जैसे इफ़ दिस एक्सॉन इज़ 3G, देन ये अगर हम माइलिन शीट ऊपर लगा लेते हैं तो वो 5G हो जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन इससे लीक आउट नहीं करती, इट इज़ मेड देयर टू प्रोटेक्ट द इन्फॉर्मेशन। देन एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो अभी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या नहीं होता है। आई नो थोड़ा सा बायोलॉजी बेसिस है, मुश्किल लग सकता है, बट अगर इसको थोड़ा अच्छे से समझोगे ना, जैसे आई एम ट्राइंग टू गिव यू गाइस अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो मे बी सिली भी लग रहे हो, बट आई फील अगर ऐसे करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। तो सोमा, इट इज़ दिस पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन, एज आई ऑलरेडी सेड। इसके बाहर आपके डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं।
सो सोमा जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेल का पूरा जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और जो भी सेलुलर फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे वो करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम हो गए, ईआर हो गया है, और या फिर गोल्गी अपैरेटस हो गया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सॉन इन साइनैप्स, ठीक है। इट एक्ट्स एज द सेंट्रल लोकेशन वेयर सिग्नल्स अराइविंग फ्रॉम डेंड्राइट्स आर इंटीग्रेटेड। तो मतलब जो भी आपका डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो सारा का सारा इसके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। देन वो एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर होता है। इफ कंबाइंड इनपुट रीचेस थ्रेशोल्ड, सोमा ट्रिगर्स एन एक्शन पोटेंशियल एट द एक्सॉन हिलॉक। ये बेसिकली आपका एक्शन पोटेंशियल एक तरह से आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है जिसके अंदर आपके वोल्ट्स का कुछ एक्सचेंज होता है। आई टेल यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी बताऊंगी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है या साइनैप्स ट्रांसमिशन होता है वो भी सोमा कंट्रोल करता है, ठीक है। आई जस्ट एक्सप्लेन यू थोड़ा सा ब्रीफ में क्या होता है। तो आपकी जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसका रेस्टिंग पोटेंशियल जो हमारा होता है इट इज़ बेसिकली -70 MV। पर जैसे ही इन्फॉर्मेशन ट्रिगर होती है तो वो ऊपर बढ़ता है एंड उससे इन्फॉर्मेशन पूरी ट्रांसफ़र होती है दूसरे न्यूरॉन में। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस पूरा आगे, ठीक है। और सोमा का जो साइज़ और शेप होता है वो डिपेंड करता है न्यूरॉन के टाइप पे। स्मॉल अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स होते हैं, जो भी न्यूरॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसका सोमा जो होगा वो छोटा होगा और सिंपल होगा। पर अगर जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर है जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे लार्ज और कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं साथ में, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन कहाँ क्या फंक्शनिंग हो रही है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं आपके न्यूरॉन में, सोमा में। अगर आपकी कोई इंजरी हो जाती है, डिजीज़ हो जाता है, या द मोमेंट यू आर लर्निंग न्यू स्टफ, तो आपके न्यूरॉन में कनेक्शंस बन रहे होते हैं, कनेक्ट होते रहते हैं, एक्शन पोटेंशियल होते रहता है, साइनैप्टिक ट्रांसमिशन होते रहता है। तो आपके न्यूरॉन्स के शेप, साइज, हर चीज़ चेंज होती रहती है, ठीक है। सोमा इज इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल, आयन चैनल्स इन इट। सो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल वाली चीज़ें मैं आराम से समझाऊंगी। आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज्ड ऑन द बेसिक लेवल। तो आपका जो सोमा है वो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन कौन सा एक्सप्रेस होगा कौन सा एक्सप्रेस नहीं होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपका न्यूरॉन लेट से उसमें कुछ खराबी हो गई या कुछ कहीं से कुछ इंजरी हो गई तो उसको रिपेयर करने में, उसको मेंटेन करने में सोमा का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड अगर हम इसके इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है एंड इट कंट्रोल्स ओवरऑल सेल फंक्शन। आपका जीन एक्सप्रेशन जो होगा वो न्यूक्लियस करता है। इसी से आपका एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो बनते हैं जो थ्रू आउट द न्यूरॉन सर्कुलेट होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस इज बेसिकली व्हाट्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इससे राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करा जाता है जिससे आपका प्रोटीन बनता है। राइबोसोम अगर बात करें क्या होता है तो इट इज़ बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है। अगर साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक लिक्विड तो राइबोसोम्स उसके अंदर मिले होते हैं या फिर ये रफ ईआर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। ये अमीनो एसिड्स को असेंबल करते हैं प्रोटीन के अंदर और जो न्यूरॉन्स में रिक्वायर्ड होते हैं हमें। सो बेसिकली ये समझो कि सोमा के अंदर न्यूरॉन्स जो होते, सोमा के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारा ओवरऑल सेल फंक्शन देखता है, जीन रेगुलेशन देखता है, इसी में एंजाइम, न्यूरोट्रांसमीटर, प्रोटीन्स वगैरह सब बनते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है जिसमें राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम इज़ बेसिकली जो प्रोटीन्स बनाता है अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। देन वी हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ बेसिकली समथिंग जिससे आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है जो कि आगे हमारे एक्सॉन के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे या रिसेप्टर्स या आयन चैनल्स खोलेंगे। आयन चैनल्स अगैन इज़ अ पार्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। देन वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ था, एक स्मूथ होता है। तो जो स्मूथ होता है इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स जो हमारे आयन कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं सेल के अंदर। आयन इज़ बेसिकली जो भी आपके पोटेशियम के आयन्स हो गए या आपके सोडियम के आयन्स हो गए, तो ये सारे आपके न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं। तो उनको मेंटेन करने में, रेगुलेट करने के लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल।
इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन सेल्यूलर डिटॉक्सिफिकेशन. अगर मतलब कुछ ऐसा आपके सेल के अंदर है जो नहीं होना चाहिए तो उसको टेकिंग आउट वाला जो कहते हैं ना प्रोसेस होता है, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गोल्गी apparatus इज बेसिकली पैकेजेस प्रोटीन्स एंड केमिकल्स इनटू वेसिकल्स, जो आपका मेनली लाइक अ डिलीवरी पर्सन यू कैन से. तो जब हमारे राइबोसोम्स और ER के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज हो चुका है तो उसके बाद उसको पैक करके वेसिकल्स के अंदर भेजना गोल्गी apparatus का काम होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू दी एक्सिनल टर्मिनल. तो जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट होगा वो गोल्गी apparatus पे डिपेंडेंट होता है. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यू ऑल नो इट. ठीक है, वो ATP को प्रोड्यूस करता है एंड इट कंज्यूम्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर मेंटेनिंग आयन ग्रेडियंट्स अक्रॉस मेंबर्स. सो जो भी आपके आयन के ग्रेडियंट्स होते हैं उसको मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मेंटेन करना, एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को गाइड करना इज उसका वर्क. साइटोस्केलेटन उसके बाद हमारा होता है. इट इज़ बेसिकली आपके न्यूरॉन की इंटरनल स्कैफोल्डिंग. इसके अंदर बेसिकली 3 फाइबर्स होते हैं. फर्स्ट इज योर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट. न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और शेप देते हैं. माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो साइनेप्सिस के नियर होते हैं और प्लास्टिसिटी के अंदर असिस्ट करते हैं. ठीक है, सो moving on, I'll just explain you the structure of this thing. Just give me a second. ओके, सो देखो अभी मैंने जैसे बताया दिस इज़ योर सोमा. सोमा के अंदर हमारा रफ ER हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे राइबोसोम्स हो गए, पॉलीराइबोसोम्स हो गए. तो इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. ठीक है, रफ वाला जो हमारा होता है इट बेसिकली अटैचेस राइबोसोम्स टू इटसेल्फ एंड उससे भी हमारा क्या बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प होता है. देन वी हैव योर गोल्गी apparatus विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ बेसिकली जो भी आपके क्या बोलते हैं इंटरनल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सबको प्रिपेयर करना अपना आगे पूरा जो एक्सॉन के थ्रू यहाँ से जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करा जाता है. देन न्यूक्लियस हो गया हमारा. न्यूक्लियस हमारा बेसिकली इट हेल्प्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लियोलस इज व्हाट कीप्स दी आपका सेल अलाइव. देन वी हैव मेम्ब्रेन एंड माइक्रोट्यूब बता दिया मैंने. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ लाइक योर पावर हाउस ऑफ द सेल. इट प्रोड्यूसेस एडेजिनो ट्राइफोस्फेट विच इज़ द ATP जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देन वी हैव स्मूथ ER एंड दिस इज़ मेजरली वॉट योर सोमा का अंदर का पार्ट इज़. देन विल बी मूविंग टू द डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स आर ब्रांच एक्सटेंशंस दैट रिसीव इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स. ठीक है, तो ये हमारे डेंड्राइट्स है. जब हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र होता है ना डेटा तो वो यहाँ पे आगे लगता है टू दी अनदर न्यूरॉन. तो ये रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन. यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ जाती है. देन सोमा डज ऑल द प्रोसेसिंग वर्क ओवर देयर. ये डेंड्राइटिक स्पाइंस से पूरा कवर्ड होता है विच इज़ बेसिकली और स्मॉल प्रोस्ट्रूशंस दैट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर. ये वाला जो एरिया है ना यहाँ से आपके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं. Neurotransmitters released from an incoming neuron bind to the receptors on the dendritic membrane. तो जो भी आपका यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो इनके रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाएगा. ठीक है, इसी से आपके आयन चैनल ओपन होते हैं. आयन चैनल अभी के लिए इतना समझो क्योंकि इट्स गोना बी देयर ऑल द वे अक्रॉस. तो इसके अंदर ये बेसिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इट इज़ पावर्ड इसमें कुछ ना कुछ वोल्ट का चार्ज होता है, बी इट योर नेगेटिव बी इट योर पॉजिटिव. तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन का दैट इज़ योर -70 MV. तो जैसे ही वो ट्रिगर होता है, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही है तो वो ट्रिगर होगा और वो ओपन होगा. तो उसमें एक्शन पोटेंशियल होता है जिसके अंदर बेसिकली आपका सोडियम पोटेशियम ऊपर नीचे होते रहता है. तो उसके लिए
उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो ओपनिंग होगी वो डेंड्राइट्स के थ्रू ओपन होता है। आयन चैनल ओपन होगा, फिर हमारा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हैं। पोटेंशियल्स भी हमारे ऐसे होते हैं कि इट्स इधर नॉट ऑल और नन वाला प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इट्स लाइक अगर आपका कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है तो या तो वो पूरा फुल ट्रांसफ़र होगा या कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इट्स लाइक मोर ऑफ अ ओके, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। If I'm saying, if you're not giving me, you know how kids are, let's say that they want a chocolate, but you say that, oh no, I don't have a chocolate right now, I'll give you a toffee. So the child would be like, nahi, I want a chocolate, I'm not taking a toffee also. तो वो ऐसे हो जाती है कि या तो मुझे वो दो जो मुझे चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए वाली चीज़, एंड देन दे एंड अप क्राइंग। बट न्यूरॉन्स डोंट एंड अप क्राइंग, दे आर वेरी स्मार्ट इन नेचर। और जो पोटेंशियल्स होते हैं दे अगैन वेरी इन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनकमिंग स्टिमुलेशन। आगे से किस वोल्ट का चार्ज आ रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। जो ये सिग्नल्स होते हैं वो सोमा में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, जहाँ पे दे आर सम्ड एंड इंटीग्रेटेड। उसके बाद न्यूरॉन डिसाइड करता है कि क्या हमें एक्शन पोटेंशियल फायर करना है या नहीं करना, जिससे कि आपका पूरा डेटा आगे ट्रांसफ़र होगा वाली चीज़। The number and branching complexity of dendrites strongly influence how much information a neuron can receive. So जितने भी आपके डेंड्राइट्स हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके डेंड्राइट्स आर वेरी मच लाइक बहुत ही डेंस, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है। तो जितने ज़्यादा आपके डेंड्राइट्स होंगे ना, जितनी ब्रांचेज होंगी, इट्स लाइक एक तो ये हो सकता है आपका एक सिंगल डेंड्राइट यहाँ से जा रहा है, एक हो सकता है सिंगल पे 10 और निकल रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव माई ड्राइंग, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। और ऐसे कर करके 20 और हैं, तो वो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज़्यादा आपका एक न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और जो डेंड्राइट्स होते हैं हमारे, दे आर वेरी डायनामिक इन नेचर, वो ग्रो करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लर्न कर रहे हो तो बेसिकली लेट्स से दैट देयर इज समबडी हु यूजेस देयर ब्रेन अ लॉट। कहते हैं ना कि भाई देयर ब्रेन पावर इज़ टू मच। तो उनके जैसे जैसे द मोर दे डू क्रिटिकल थिंकिंग, द मोर दे एंगेज इन पजल्स, इन पैटर्न रिकॉग्निशन एंड ऑल दैट, उतने उनके न्यूरॉन्स जो है वो एनहांस होते रहते हैं, उतने उनके जो डेंड्राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं और ग्रो होते रहते हैं या चेंज होते रहते हैं। लेट्स से दैट यू वर समबडी इन स्कूल हु स्टडीड अ लॉट, एंड कॉलेज में आके यू लाइक क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप यू आर यूजिंग ChatGPT फॉर एवरीथिंग, देन योर ब्रेन पावर विल डिक्रीज। If you are somebody who uses ChatGPT for writing everything, try writing a message without ChatGPT, you won't be able to do it. Why? Because आपकी ब्रेन पावर रिड्यूस हो जाती है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो गई, आपका लर्निंग पैटर्न चेंज हो गया, तो वो धीरे 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 श्रिंक होते जाते हैं। अब जैसे अगर आपके न्यूरॉन्स के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, तो आपको अल्जाइमर जैसे डिजीज़ हो सकते हैं या डिमेंशिया जैसी मेमोरी इश्यूज़ हो सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अ एक्सॉन। सो एक्सॉन जो होता है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट्स योर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सोमा। यहाँ आपका सोमा था, ये यहाँ से जो लंबी सी ट्यूब जा रही है ना, दिस इज़ योर एक्सॉन। तो सोमा ने यहाँ पे कह दिया कि भाई डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आई, सोमा ने प्रोसेस करी, उसने कहा कि यार ये कुछ काम का लग रहा है, मुझे आगे भेजने की नीड है। तो उसने जो है एक एक्शन पोटेंशियल फायर कर दिया, जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन आगे फायर हुई। ठीक है, और वो जब फायर हुई तो इट इज़ थ्रू एक्सॉन जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन, एंड ये आपके आगे अगैन एक्सॉन टर्मिनल्स वगैरह सब पे जाता है। तो ये एक्सॉन हिलॉक पे बिगिन करता है, विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड रीजन वेयर मोस्ट एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेट। जो ये कनेक्टिंग पॉइंट होता है ना सोमा और एक्सॉन का। एक्सॉन के पास एक्सोप्लाज्म होता है विच इज़ रिच इन योर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, जिससे कि आपका इंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है जो सोमा से साइनैप्स होता है, मतलब जो सोमा के थ्रू जा रही है साइनैप्स तक चीज़ें। एंड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट इज़ बेसिकली योर साइनैप्स टू सोमा वाला ट्रांसपोर्टेशन। एक्सॉन्स जो होते हैं वो हमारा लेंथ के अंदर डायमीटर में बहुत डिफर कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो बहुत ही छोटे हो सकते हैं, मिलीमीटर्स के हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फीट्स तक लंबे होते हैं। कैन यू बिलीव योर ब्रेन कैन फिट फीट्स ऑफ एक्सॉन्स? सोचो कितने पतले कितने छोटे होते होंगे वो, जो इतना लंबा फीट जितना चीज़ भी, और बिलियंस ऑफ दैट आर देयर इन योर ब्रेन। अगर आपके एक्सॉन थिक होते हैं तो वो बहुत ही फास्ट कंडक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली इट्स मोर ऑफ अगर आपका बहुत ही पतला सा कुछ एरिया है, बहुत पतली वायर है, तो हो सकता है उसके अंदर उतना ज़्यादा जल्दी ट्रांसपोर्टेशन ना हो। वाई? बिकॉज इट इज़ मोर
वल्नरेबल टू गेटिंग टेम्पर्ड विद, कि वो हो सकता है कहीं कट जाएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाएगी. बट व्हेन देयर आर लाइक स्ट्रॉन्गर एक्सॉन्स, थिकर एक्सॉन्स, तो उनकी अगर वायर, उनका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अंदर बहुत तेज ट्रांसमिशन होगा. वाई? बिकॉज वो इट्स हेवीली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उनकी बहुत कम होती है. Action potentials travel along the axis as brief electrical impulses generated by potential sequence of sodium and potassium channel. So basically sodium होता है आपका और पोटेशियम होता है, तो इनके चैनल्स होते हैं स्पेशलाइज बने हुए, जो जैसे आपका एक्शन पोटेंशियल होता है तो दे ओपन अप एंड वो ऊपर नीचे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती रहती है. ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन इन एक्शन पोटेंशियल, डू नॉट वरी अबाउट इट. अभी बस तुम ऊपर ऊपर से समझ लो कि ये जो एक्सॉन है, सोमा है, डेंड्राइट्स है, टर्मिनल बटन्स है, ये चीज़ें क्या होती हैं और ये चीज़ें क्या करती हैं. वंस आई एक्सप्लेन यू द एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद कम बैक टू दिस वीडियो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन लाइक 1000 टाइम्स बेटर वाली चीज़. अब अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सॉन की, तो जैसे सोमा होता है, एक्सॉन के अंदर सोमा में आपका राइबोसोम होगा, हर चीज़ होती है. एक्सॉन के अंदर वो चीज़ें नहीं होती. इट मीन्स कि वो लोकली प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता. इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सोमा. जो सोमा ने दिया भाई मैं एज इट इज़ वही चीज़ करूँगा. आई एम वेरी डम्ब इन नेचर, मेरे को कुछ नहीं आता, जो मुझे कोई बता दे आई जस्ट ट्रांसफर दैट इन्फॉर्मेशन आगे. यू नो हाउ चतुर वॉज फ्रॉम 3 Idiots, हु डिड नॉट नो हिंदी, तो उसने एज इट इज़ वो स्पीच बोल दी थी. तो एक्सॉन का भी वही एक कह लो डिसएडवांटेज है, सोमा से एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन लेके वो सप्लाई करता है. इट हैज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है. दीज रन थ्रू आउट दी एक्सॉन एंड सर्व एज मॉलिक्यूलर ट्रैक्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो ये हमारे इसके अंदर ना कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिकली आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लेस लेता है. तो इससे आपकी एक्सॉन की शेप भी बनी रहती है और ये आपके जो भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो अप और डाउन मूव करता है, ठीक है. तो जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है न्यूरॉन में, इट कैन बी 2 ways. एक तो वो हो सकता है यहाँ से साइनैप्स हुआ एक्सॉन और टर्मिनल पे और वो यहाँ तक सोमा तक इन्फॉर्मेशन आई, या तो सोमा से इन्फॉर्मेशन नीचे जाती है जिससे साइनैप्स होता है. तो देयर कुड बी 2 ways थिंग्स आर डन. देन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, द ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन either from this way or this way. Then we have neurofilaments. Neurofilaments are basically something that reinforces the diameter of an axon. जितना बड़ा diameter होगा उतना fast conduction होगा आपका, ठीक है. तो बेसिकली दैट ओनली, जितना मोटा अगर आपका एक्सॉन होगा उतना ज़्यादा जल्दी आपका ट्रांसफ़र होगा. देन वी हैव एक्सोप्लाज्म, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रक्चरल फाइबर्स होते हैं, जो कि एक केमिकल इन्वायरमेंट बनाते रहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो भी आपका आगे ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी एक्शन पोटेंशियल बेसिकली जनरेट होगा ना जब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. सो नाउ विल टॉक अबाउट दी एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट. ओके, अब इतना देख लिया एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट ये होता क्या है, ठीक है. इट इज़ लाइक अ लाइफ लाइन ऑफ द न्यूरॉन. अब देखो, जैसे मैंने बताया कि एक्सॉन जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता, एक पूरा का पूरा सोमा पे डिपेंडेंट है. तो जो भी मूवमेंट होगा मटेरियल्स का इनसाइड ऑफ द एक्सॉन, उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट. ये 2 डायरेक्शन में होता है, मैंने बताया, एक सोमा से एक्सॉनल टर्मिनल तक जाता है, एक टर्मिनल से हमारे सोमा तक आता है. तो फर्स्ट इज़ योर एंटेरोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो ये सोमा से एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है. इट इज़ द रैपिड मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स नीडेड फॉर साइनैप्टिक फंक्शन. एंड जब भी आपको कोई साइनैप्स अकर कर रहा होता है तो आपके जो मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं वो सारे के सारे सोमा से एक्सॉन टर्मिनल तक जाते हैं. और वो कुछ भी हो सकता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, वेसिकल्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं. इसकी जो स्पीड होती है वो 500 mm/day होती है, विच इज़ एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है. एंड इट इज़ ड्रिवन बाय किन्सिन, विच इज़ अ मोटर प्रोटीन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ वॉक कर रहा होता है टू कैरी दीज थिंग्स टिल दैट पॉइंट. नेक्स्ट इज़ योर रेट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट. ये एक्सोनल टर्मिनल से सोमा तक लेके जाता है मटेरियल्स को वापस लाना ब्रेक डाउन के लिए या रिसाइकलिंग के लिए, केमिकल सिग्नल्स को वापस भेजना सोमा तक, उसको इन्फॉर्म करना कि अच्छा साइनैप्टिक एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है. इसकी जो स्पीड होती है वो मतलब इट्स लाइक 250 mm कह लो पर डे. तो इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट योर
एंटेरो एंटेरोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट वॉस, आई एम सॉरी मेरा थोड़ा गला ऐसे हो रखा है. सो anyways, so basically these are the things that you need to remember. Then we have myelin sheath. Myelin sheath is basically, अगर ये आपका एक्सॉन है ना, तो इसकी एक्सॉन मतलब लेट से लंबा सा होता है, तो इसमें ये छोटे 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 होते हैं ऑप्शन, ठीक है. तो ये जो कवर हो रहा होता है ना, इट इज़ कवर्ड बाय योर स्क्वान सेल्स या फिर माइलिन शीथ, ठीक है. तो ये जो होता है ये ओलिगोडेंड्रोडाइट्स फॉर्म करते हैं सीएनएस के अंदर, और स्क्वान सेल्स फॉर्म करते हैं पीएनएस के अंदर, ठीक है. सीएनएस वाज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड योर ब्रेन, दिस इज़ योर रिमेनिंग पार्ट. तो इससे क्या होता है कि स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ती है. सो इट इज़ लाइक प्रोटेक्टिंग इट कि एकदम वहाँ से वहाँ जाए. यू नो हाउ हॉर्सेस जो होते हैं उनकी आइज़ पे ऐसे वो लगा देते हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ कॉल्ड, बट वो कवरिंग होती है ताकि हॉर्स इधर उधर ना देख पाए, उसको सिर्फ सीधा दिखे. तो दैट इज़ व्हाट माइलिन शीथ डज इन अ न्यूरॉन. तो कोई भी ताकि लीकेज ना हो वहाँ से और लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन होती जाए, ठीक है. अब कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि माइलिन डिसऑर्डर्स कुछ हो गए हमारे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया. इससे क्या होगा कि आपका इंसुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होता है, एंड आपका जो ट्रांसफ़र होता है बहुत स्लो हो जाता है या वो ब्लॉक हो जाता है. सो ब्रेन एक्टिविटी जो होती है बंदे की या मेंटल एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज आपका लीक ही हो रहा है ना, आपकी ढंग से तो कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो ही नहीं पा रही है. देन वी हैव नोड्स ऑफ रैनवीर. नाउ एज आई सेड दिस वाज योर एक्सॉन, दिस इज़ योर माइलिन शीथ का कवरेज, ठीक है. ओलिगोडेंड्रोडाइट्स हमारे सीएनएस के अंदर कर रहे हैं और स्क्वान सेल्स जो है हमारे पीएनएस के अंदर कर रहे हैं. अब ये जो होते हैं ना, इनके बीच में एक बटन से होते हैं, गोले गोले से. सो दीज आर द स्मॉल अनमाइलिनेटेड गैप्स बिटवीन माइलिन सेगमेंट्स, ठीक है. तो एक सेगमेंट हमारा ये है, रुको आई विल शो हियर, आई थिंक उधर ब्लॉक हो जाएगा. हाँ, ये सेगमेंट हमारा ये है और एक सेगमेंट हमारा ये है माइलिन शीथ का, ठीक है. लेट्स से दिस इज़ योर एक्सॉन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो बीच में गैप है ना, यहाँ पे होते हैं आपके नोड्स ऑफ रैनवीर. अब एज आई सेड योर एक्सॉन डज नॉट मूव लाइक दैट, इट जंप्स. तो ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुँचेगा. सो ये होते हैं हमारे नोड्स ऑफ रैनवीर. ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिच होते हैं हमारे सोडियम चैनल्स के अंदर, एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन के अंदर इट हेल्प्स. तो सॉल्टेटरी कंडक्शन इज़ बेसिकली जब आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है, जो हमारा पोटेशियम और सोडियम का मूवमेंट है उस टाइम पे, क्योंकि इट्स वेरी हाई इन सोडियम, तो ये जंप कर जाता है वहाँ से वन नोड से अनदर. ये ऐसे जंप करते रहता है, यहाँ तक आया फिर यहाँ तक जंप करा, फिर यहाँ से ऐसे जंप करके गया, ठीक है. तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी क्या कहते हैं कंडक्शन स्पीड बढ़ जाती है. एक है कि आप ऐसे चल रहे हो, एक है आप ऐसे 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 चल रहे हो, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड वुड बी मच हायर. सो योर नोड्स ऑफ रैनवीर आर वेरी ड्रामेटिक. इट्स लाइक वी आर नॉट गना बी स्लो, वी आर गना मेक थिंग्स वर्क, वी आर गना बी द बेस्ट वाली चीज़. तो वो ऐसे उछल उछल के जाता है. अगर इसका डिसफंक्शन हो जाता है तो न्यूरल सिग्नलिंग जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है, एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस से कंट्रीब्यूट करता है. वाई? बिकॉज देन यहाँ पे तो क्योंकि माइलिन का कवर नहीं है ना, और अगर यहाँ पे ये नहीं हुआ नोड ऑफ रैनवीर, तो यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन चले जाएगा बाहर, ये जंप कर ही नहीं पाएगा. या तो यहाँ पे पॉज हो जाएगा, और यहाँ पे अगर पॉज हो गया तो वहाँ से सोमा से तो आ ही रही है ना इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ तक पॉज ही अटक जाएगी. एंड वॉट इफ अ लॉट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर हियर. नेक्स्ट वी हैव योर टर्मिनल बटन्स. दीज आर योर साइनेप्टिक बटन्स ऑल्सो. तो हमारा जो ये एक्सॉन है ये यहाँ पे ऐसे ख़त्म हो रहा है ना कुछ लाइंस के अंदर, तो ये लाइंस में छोटे छोटे बटन बने होते हैं. these are called your terminal buttons या synaptic buttons. So these are like small bulb like endings of a neuron. It's more of a this structure, इस type का bulb होता है ना हमारा वैसा. इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए होते हैं, एंड जब हमारा एक्शन पोटेंशियल रीच करता है सोमा से यहाँ तक, तो ये हमारे कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है. वेसिकल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है इट इज़ रिलीज्ड इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड देन देखो ये वाली चीज़ मैं तुम्हें एंड में बताऊंगी व्हेन आई एम टेलिंग यू द एक्शन पोटेंशियल और द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, बिकॉज ये ऐसे समझ नहीं आएगा. बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ बेसिकली यहाँ पे टर्मिनल बटन है, यहाँ पे हमारे बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं. ओके,
तो वो जो चीज़ें भरी हुई हैं ऑल योर न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो कहीं ना कहीं जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल वहाँ तक आया, कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है, जिससे कि वेसिकल्स अंदर आके फ्यूज़ कर जाते हैं। अब ये जो होता है ये दो तरीके का होता है, या तो आपका एक्साइट करता है न्यूरॉन को कि जो फायरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या इनहिबिट करता है, तो जो फायरिंग होती है वो कम हो जाती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डजन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टर्मिनल बटन से इनपुट लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होती है। अब यू नो कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट इंपॉर्टेंट, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए तो वो एक्साइट कर देता है, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, एक्साइट हो गया कि हाँ भाई वी नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू गो दैट, तो वो आ जाती है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो इनहिबिट हो जाती हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो केमिकल कम्युनिकेशन के लिए ही बना हुआ है ऑब्वियसली। इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर वी हैव योर साइनेप्टिक वेसिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया, अब तुम देखो एक्सॉन में भी माइट्रोकॉन्ड्रिया है, स्टोमा में भी माइट्रोकॉन्ड्रिया है, टर्मिनल बटन्स के अंदर भी माइट्रोकॉन्ड्रिया है। वाई? बिकॉज ये सारी जगह वहाँ है जहाँ आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, एटीपी की बहुत ज़्यादा नीड होती है आपको, क्योंकि फायरिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वापस इन्फॉर्मेशन आ रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव माइटोकॉन्ड्रिया देयर। एंजाइम्स होते हैं सिंथेसिस के लिए, रिसाइकलिंग के लिए। साइटोस्केलेटन होता है जो आपका बेसिकली ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है। देन जैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल अराइव होता है आपको बाहर से, तो वो वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं साइनैप्स में, और सिग्नल जो है वो अगले न्यूरॉन में, मसल में या ग्लैंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो दिस इज़ वॉट मेजरली इट इज़। एंड अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो नाउ अच्छा, ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस। देन अच्छा, साइनैप्स क्या होता है अगर बहुत ही बेसिक वे में बताऊँ तो इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन योर प्री साइनैप्टिक टर्मिनल बटन, पोस्ट साइनैप्टिक डेंड्राइट और सोमा, और इवन अनदर एक्सॉन। सो बेसिकली इट इज़ अ कनेक्शन, या तो आपका एक्सॉन से एक्सॉन कनेक्टेड है, या आपका टर्मिनल और डेंड्राइट कनेक्टेड है, या सो बेसिकली इसको 3 टाइप से देखा जाता है। फर्स्ट इज और एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमैटिक, एक्सोएक्सोनिक। सो राइट नाउ कंसिडर इट एज अ कनेक्शन। तो आपके जो टर्मिनल बटन्स होते हैं, इस एंड पे ये टर्मिनल बटन्स आ गए, आपका एक्सॉन जा रहा है, और ये इस एंड पे आपका डेंड्राइट आ गया, ये आपका सोमा है। अगर ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं then it is your exodendritic, because axon and your dendrite is connected, terminal buttons are a part of axon only ना। then we have exosomatic जो टर्मिनल से सीधा सोमा पे कनेक्ट हो रहा है, डेंड्राइट का रोल हट जाता है यहाँ पे। then we have exoexonic जो टर्मिनल टू एक्सॉन वाला ट्रांसमिशन होता है। It is the core mechanism of neural communication. It is how your communication is done between neurons. Now we'll be talking about the supporting cells. ग्लियल सेल्स, या फिर हम इसको न्यूरोग्लिया कहते हैं, ग्लिया कहते हैं, ये नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है, जो मतलब बेसिकली न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, अलग टाइप के सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज और ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स हमारे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, साइनैप्सेस हो रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल्स हो रहे हैं, वो सब आपका न्यूरॉन्स करा रहे हैं। ग्लियल जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, मेटाबॉलिक, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी सपोर्ट देते हैं उन न्यूरॉन्स को। सो इट इज़ लाइक न्यूरॉन को जो सपोर्ट कर रहा है दैट इज़ योर ग्लियल सेल्स। तो ग्लियल सेल्स को पहले बोला जाता था कि इट्स लाइक अ नर्व ग्लू, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहे हैं, ग्लू कर रहे हैं न्यूरॉन्स को टुगेदर। बट आजकल जो रिसर्च हो रही है, रिसेंट रिसर्च जो भी हुई है, उससे ये पता लगा है कि जो हमारे ग्लियल सेल्स होते हैं दे परफॉर्म वेरी एक्टिव एंड एसेंशियल फंक्शंस इन न्यूरल कम्युनिकेशन, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल ब्रेन हेल्थ। न्यूरॉन्स जो आपके सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे वो रिपेयर हो रहे हैं, कैसे एक दूसरे को सिग्नल कर रहे हैं, एक ऑप्टिमल इन्वायरमेंट जिसमें आपके न्यूरॉन्स सर्वाइव कर पाएँ, इज़ व्हाट ग्लियल सेल्स डज। ग्लियल सेल्स भी हमारे अगैन उसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज योर एस्ट्रोसाइट्स, देन यू हैव योर ओलिगोडेंड्रोलाइट्स, देन यू हैव माइक्रोग्लिया, एंड देन यू हैव एपिडेमल सेल्स। ओके, तो वी हैव मेजरली 4 टाइप्स। तो एस्ट्रोसाइट्स वो होते हैं हमारे जो सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखो एस्ट्रो कुछ एस्ट्रोलॉजी जैसा लग रहा है ना, तो दीज आर लाइक योर स्टार शेप्ड ग्लियल सेल्स,
क्यूट राइट. तो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन के. और ओवरऑल आर्किटेक्चर जो होता है ना, आपके नर्वस टिश्यू जो होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, नर्व टिश्यूज़ जो होते हैं, उनको कैसे आप मेंटेन कर रहे हो, या कैसे उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बैलेंस हो रहा है, एस्ट्रोसाइट का काम वहाँ पे होता है. देन रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट्स. तो जो हमारी केमिकल कंपोजिशन होती है न्यूरॉन की, नॉट न्यूरॉन की जो आसपास की फील्ड होती है, अगर यहाँ पे 10 न्यूरॉन्स हैं तो वो जिस फील्ड के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन होगी उसको मेंटेन करके रखना, ताकि न्यूरॉन्स अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ. उनका जो आयन बैलेंस हो या न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे पास हो रहे हैं वो सब बैलेंस करते हैं. देन ब्लड ब्रेन बैरियर भी यही फॉर्म करवाते हैं. तो आई टेल यू व्हाट अ ब्लड ब्रेन बैरियर इज़. सो इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स द ब्रेन कि उसके अंदर कोई फालतू की चीज़ें ना आ जाए आपकी ब्लड स्ट्रीम से. तो उसके अंदर फॉर्मेशन और मेंटेनेंस का काम होता है. विल डिस्कस दिस इन डिटेल. मेटाबॉलिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, ताकि न्यूरॉन्स अच्छे से फंक्शन कर पाएँ. मेटाबॉलिक वेस्ट जो न्यूरॉन का निकलता है उसको डिकम्पोज करना. न्यूरल सिग्नलिंग के अंदर दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो साइनेप्टिक जो भी हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है या सिग्नल इंटीग्रेशन हो रहा है वो उसको कहीं ना कहीं मॉडरेट करते हैं. एंड हाउ, अगर आप कोई पैनल बैठता है कुछ डिस्कशन के लिए, तो देयर इज़ ऑलवेज अ मॉडरेटर, द वन हु इज़ आस्किंग क्वेश्चंस, एंड अगर कॉन्वर्जेशन कहीं ड्रिफ्ट अपार्ट होता है तो वो वापस ले आता है. तो दिस इज़ व्हाट एस्ट्रोसाइट ऑल्सो डज. देन वी हैव ओलिगोडेंड्रोडाइट्स. ये अगैन स्पेशलाइज ग्लियल सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. ठीक है. एस्ट्रोसाइट जो है वो अबेंडेंटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बट पीएनएस में भी होते हैं. ओलिगोडेंड्रोडाइट्स हमारी माइलिन शीट बनाते हैं ओनली इन योर सीएनएस. ठीक है. जो एक्सॉन के अराउंड शीप है ताकि आपकी स्पीड बढ़ती रहे. न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं एंड बहुत सारे माइलिन शीट्स बना सकते हैं मल्टीपल एक्सॉन्स पे एक बारी के अंदर. न्यूरल कनेक्टिविटी के अंदर तो हेल्प कराएंगे बिकॉज माइलिन शीट का काम ही वही होता है. देन वी हैव माइक्रोग्लिया. दीज आर योर इम्यूनिटी सेल्स. ओके, दिस इज़ योर याकुल्ट ऑफ योर न्यूरॉन्स. तो इनका ना डिफेंस मैकेनिज्म होता है. इट्स लाइक अ इम्यून डिफेंस इन योर ब्रेन जो डिटेक्ट कर लेता है आपकी कोई भी इंजरी होती है या टॉक्सिन्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं उनको. इसमें एक हमारा फाइगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें जो भी आपके डेड सेल्स हो जाते हैं या डेब्रीज हो जाती है या पैथोजॉन्स हो जाते हैं उन सबको रिमूव करा जाता है या उन सबको एक तरह से डिकम्पोज करा जाता है. इन्फ्लेमेटरी रेगुलेशन भी ये करता है कि कुछ केमिकल्स हैं जिनको रिलीज़ करा जाता है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है टिश्यू रिपेयर के अंदर. Then we have ependymal cells. They are the lining inside the ventricles of the brain and the central canal of the spinal cord. तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कनाल होता है उसके अंदर एक लाइनिंग फॉर्म करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मिंग दी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिंग योर स्पाइन एंड डूइंग ऑल द फंक्शंस. एंड उसको जो हमारा साइबोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको सर्कुलेट भी यही करवाता है ताकि प्रॉपर मूवमेंट हो न्यूट्रिएंट्स का, या अगर वेस्ट कोई है उसको जो क्लियर कर दिया हमारे उसने क्या बोलते हैं माइक्रोग्लिया ने जो हमारा वो कर लिया, डेब्रीज निकाल दिया, उसको सर्कुलेट करवाना, एंड में डिकम्पोज करवाना, वो एपेंडिमल सेल्स करवाते हैं. अगर हम पूरे रोल की बात करें तो अब हमने देखा कि 4 टाइप के ग्लियल सेल्स थे, हर एक का अपना अपना फंक्शन था, बट ये साथ में भी वर्क करते हैं टू प्रोवाइड अ सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर न्यूरॉन्स. एंड इनका कलेक्टिव फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग देना न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, स्ट्रक्चर को बनाना, रेगुलेट करना केमिकल और आयनिक बैलेंस को, एफिशिएंट न्यूरल सिग्नलिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक असिस्टेंट में हेल्प कर रहे हैं, इम्यून प्रोटेक्शन और टॉक्सिक रिमूव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. ग्लियल सेल्स एंड डिसीज़ की अगर बात करें हम तो ग्लियल सेल्स कैन लीड टू और वर्सन न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, जैसे कि हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया. अगर आपके ओलिगोडेंड्रोडाइट्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो माइलिन नहीं होगा तो यू विल सफ़र फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस. अल्जाइमर, अगर आपके एस्ट्रोसाइट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, माइक्रोग्लिया वर्क नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, कुछ इम्यूनिटी नहीं बन रही, तो इन्फ्लेमेशन होगा, हार्मफुल प्रोटीन बढ़ते जाएंगे, उससे अल्जाइमर हो सकता है. पार्किंसन भी अगैन तभी होता है जब आपकी ग्लियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम हो रही होती है, और वो आपके नॉर्मल न्यूरॉन की फंक्शनिंग से इंटरफेयर कर देती है. देन वी हैव सपोर्टिंग सेल्स, ग्लियल सेल्स.
में स्क्वान सेल्स आ जाते हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, एंड दे फॉर्म द बेसिक फंक्शंस दैट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स परफॉर्म इन CNS. सो बेसिकली ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने हमारा काम कर दिया CNS के अंदर, एंड हमारे जो स्क्वान सेल्स होते हैं वो हमारे PNS के अंदर काम करते हैं. एक्सॉन को सपोर्ट करना हो गया, माइलिन शीथ प्रोड्यूस करना हो गया, एंड जो भी PNS के अंदर सबसे मोस्टली एक्सॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं. हर एक शीट जो होती है वो अपने 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 सेगमेंट्स के अंदर रहती है, जैसे कि CNS के अंदर हमने देखा था ऐसे ब्रेक्स के अंदर होती है, और हर एक सेगमेंट एक सिंगल स्क्वान सेल प्रोड्यूस करता है. अभी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स तो क्या कर रहे थे, बहुत सारे एक साथ प्रोड्यूस कर रहे थे. जो स्क्वान सेल्स होते हैं हमारे वो एक ही एक्सॉन पे एक बार में जनरेट कर सकते हैं. ये एक्सॉन को सराउंड करता है, इट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज़ वेरी क्रूशियल व्हेन इट कम्स टू रीजनरेशन आफ्टर डैमेज. तो इट इज़ लाइक इट इज़ सराउंडिंग द सेल, वो उसका पार्ट नहीं है. अब अगर हम रीजनरेशन की बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ डैमेज हो जाता है तो जो स्क्वान सेल्स होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं रिपेयर में, रिग्रोथ में. वो डाइजेस्ट कर देते हैं डेड और डिजनरेटिंग एग. सो बेसिकली जो हमारे ग्लियल सेल्स ओवरऑल CNS के अंदर कर रहे हैं ना, सब मिला के, वो स्क्वान सेल्स हमारे PNS के अंदर कर रहे हैं. वो जैसे ही उन्होंने डिजनरेट कर दिए एक्सॉन्स को, डेड वाली चीज़ को डाइजेस्ट कर लिया, तो वो खुद को एक ट्यूब लाइक सिलेंडर के अंदर जनरेट कर लेते हैं, जो कि गाइड बनते हैं नए एक्सॉन्स को जनरेट करने के लिए. ठीक है. व्हेन अ पार्ट ऑफ एक्सॉन डाइज बट द proximal stem forms multiple sprouts. If a sprout enters squamous cells form tube, इट ग्रोज रैपिड. तो बेसिकली अगर मान लो आपका एक पार्ट एक्सॉन का ख़त्म हो गया, बट उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से वो स्प्राउट्स बनते जा रहे हैं, और अगर वैसा ही स्प्राउट्स कौन सेल के अंदर आ गया जो उन्होंने ट्यूब फॉर्म कर दी थी आफ्टर रिपेयर डाइजेस्टिंग द डेड वाला पोर्शन, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करने चल जाता है बिकॉज द सेल्स आर सपोर्टिंग इट, राइट. तो वो 3 to 4 mm पर डे ग्रो कर देता है. जो बाकी के स्प्राउट्स होते हैं जो ट्यूब के अंदर नहीं गए हमारी, वो डेड हो जाते हैं. एंड अगर हमारे कटेंट्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो एक्सॉन जो है वो ओरिजिनल मसल से या सेंसरी ऑर्गन से अपने आप कनेक्ट भी हो सकता है. ठीक है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो एक्सॉन फॉर्म्स न्यू स्प्राउट्स जस्ट लाइक इन PNS. ठीक है. उसमें भी न्यू स्प्राउट्स बनते हैं आफ्टर इट्स डैमेज. एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म दी स्टार टिश्यू ब्लॉकिंग द स्प्राउट्स फ्रॉम progressing. Even if sprouts could get past the scar, it would still fail because CNS supporting cells do not provide. So देखो जैसे हमारे स्क्वान सेल्स हैं वो बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं कि रीग्रो. हमारे CNS के अंदर ऐसा नहीं होता. इंस्टेड एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सॉन को एलोंगेट होने ही नहीं देता. So basically it triggers the early formation of terminal buttons prematurely. Difference is not in your. So basically ये उतनी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है जितना PNS के अंदर होते हैं. इंस्टेड एस्ट्रोसाइट्स बेसिकली दे फॉर्म अ स्कार टिश्यू जो कि स्प्राउट्स को प्रोग्रेस होने से ही रोक लेता है. पर अगर वो आगे प्रोग्रेस होने भी लगते हैं देन ऑल्सो दे जस्ट फेल टू प्रोग्रेस बिकॉज आपको उतनी गाइडेंस या उतनी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं ग्लिया सेल्स. दिस इज़ वाई व्हेन यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर PNS, ठीक है, आप फिर भी उसको रिपेयर कर सकते हो. बट अगर आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिसफंक्शन होने लग जाएं, वाई हैव वी नॉट फाउंड अ क्योर फॉर पार्किंसंस और अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का भी, मतलब टू अ पॉइंट इट्स नॉट क्योरेबल, राइट. बिकॉज आपकी मेमोरी जा रही है तो वो जाते जा रही है बिकॉज जो ग्लिया सेल्स होते हैं ब्रेन के वो सपोर्ट ही नहीं करते हैं. सैड थिंग इट इज़, नो. तो PNS में रीजनरेशन जो है सपोर्टेड होता है, CNS में नहीं होता है. गाइडेंस ट्यूब PNS में बन जाती है, CNS में नहीं बनती है. स्कार टिश्यू PNS में नहीं बनता, ये एस्ट्रोसाइट CNS के अंदर बनाते हैं. ग्रोथ सिग्नल्स की बात करें तो एलोंगेशन को इनक्रेज करता है PNS के अंदर हमारे जो स्क्वान सेल्स होते हैं, जबकि CNS के अंदर उन्हें स्टॉप कर देते हैं. डिफरेंस अगर हम माइलिन कंपोजिशन के अंदर देखें तो जो स्क्वान सेल्स होते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइलिन. एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है, जब इफ़ अ पर्सन गेट्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो जो इम्यून सिस्टम होता है इट ओनली अटैक्स दी CNS माइलिन प्रोटीन. PNS वाला इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज उसका केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है. तो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंट केमिकल्स ये प्रोड्यूस करते हैं.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर. इसके बाद आई जस्ट टेल यू गाइज अपना क्या बोलते हैं, तीन और टाइप के न्यूरॉन्स हैं बेसिकली हमारे, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, एंड देन फंक्शन. उसके बाद विल बी एंडिंग द वीडियो. इफ इट्स गेटिंग अ लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर यू, प्लीज़ पॉज द वीडियो, टेक अ 5 minute ब्रेक, गो ड्रिंक सम वाटर, रिव्यू द नोट्स, जो भी तुमने साइड बाय साइड लिखा है उसको रिव्यू करो. एंड अगर नहीं लिखा है तो थोड़ा सा बैक करके, डोंट लिसन टू एवरीथिंग अगैन फॉर नाउ. स्लाइड्स को मे बी रीड कर लो, या फिर मैंने ऑब्वियसली पीपीटी तुम लोग को भेज ही दी थी, तो यू कैन जस्ट ओपन दैट पीपीटी ऑन दी साइड एंड रीड दैट वंस, क्योंकि एक साथ जब इतनी चीज़ें करोगे ना तो दिमाग में नहीं बैठेगा, यू विल एंड अप गेटिंग कन्फ्यूज्ड. तो यू गाइस कैन टेक अ ब्रेक, पॉज कर लेना, कम बैक वेन एवर यू फील लाइक इट, बट मेक श्योर 10 मिनट से बड़ा ब्रेक ना हो, क्योंकि तुम लोग से फोकस नहीं होगा उसके बाद. नाउ विल मूव टू ब्लड ब्रेन बैरियर. सो इट इज़ बेसिकली अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चरल सिस्टम दैट रेगुलेट्स वॉट कैन मूव बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द ब्रेन टिश्यू. इट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, कि मेरे ब्रेन टिश्यू के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा. तो एक्सपेरिमेंट वॉज डन जिसमें ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाई को इंजेक्ट कर दिया था, ब्लू डाई को. तो सारे टिश्यू बॉडी के जो थे वो स्टेन हो गए, पर ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया. और जब हमारे ब्रेन के अंदर डाई को इंजेक्ट करा तो पूरे सीएनएस के अंदर आ गया, हमारे ब्रेन में आ गया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, बट कुछ भी आपके बाकी बॉडीली टिश्यूज़ के अंदर चेंज नहीं आया. तो इससे पता लगा कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके बीच में एक बैरियर है, तो इसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, उन कैपिलरीज के अंदर गैप होता है जिससे हमारा फ्ली एक्सचेंज होते रहता है. ब्लड प्लाज्मा हो गया या जो भी फ्लूइड है वो कैपिलरीज एक दूसरे से एक्सचेंज करती रहती है. बट जब हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी कैपिलरीज में गैप नहीं होता. इफ़ दिस इज़ योर कैपिलरी, ठीक है, दिस इज़ योर कैपिलरी, तो जो हमारा ये है थ्रू आउट द बॉडी है उसमें ये गैप है, देर इज़ दिस गैप, इससे चीज़ें ट्रांसमिट हो सकती हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो उसमें ये गैप एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें ये ऐसे ही कनेक्टेड है. ठीक है, तो इससे आपका कोई मूवमेंट नहीं हो सकता. बिकॉज ऑफ दिस जो भी सब्सटेंसेस आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर है वो ब्रेन में नहीं जा सकते, ब्रेन के टिश्यू में एंटर नहीं कर सकते, एंड वाइसा वर्सा. इसकी जो है सेलेक्टिव परमेबिलिटी है. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई प्रोटीन हो गया या कोई एंजाइम हो गया जो आपके ब्रेन को नीडेड है, तब तो ये चैनल भाई ओपन हो जाएंगे. दे आर वेरी सेलेक्टिव इन नेचर, दे आर मोर ऑफ हाँ अगर ये वीआईपी है वी लेट देम एंटर, अदरवाइज इट्स नोबडी इज एंटरिंग. दे आर वेरी सेलेक्टिव. ओके, बाकियों को जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के थ्रू. ठीक है, ग्लूकोज है वो सीधा ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी के साथ. अदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्रेन. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो ग्लूकोज जैसे होता है वो आपके ब्रेन को एनर्जी से सप्लाई कर रहा है. कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट्स भी होते हैं जिससे आपका प्रोटीन जाता है और वो आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेन से निकालता है. देन वी हैव योर व्हाई इज दिस ब्लड ब्रेन बैरियर नेसेसरी. ठीक है, तो आपकी जो न्यूरल कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करती है आपके स्टेबल केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है. एज आई टोल्ड यू कि देयर इज़ अ फ्लूइड अराउंड इट, जिसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं जो कि बहुत इंश्योर करते हैं कि अच्छे वे के अंदर काम हो रहा है. बट अगर ये बैलेंस शिफ्ट हो गया तो आपका जो साइनेप्टिक कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत बैलेंस है ना, कि इतने नंबर ऑफ प्रोटीन रहेंगे, इतना पोटेशियम है, इतना सोडियम है, इतना कैल्शियम है. अगर ये डिसबैलेंस हो गया तो आपका कम्युनिकेशन पूरा बिगड़ जाएगा, बिकॉज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रिगर दैट एक्शन पोटेंशियल, टू ट्रिगर दैट मूवमेंट फ्रॉम सोमा टू द एक्सॉन. बहुत सारे फूड होते हैं जो ऐसे केमिकल कंटेन करते हैं जो आपकी न्यूरोट्रांसमिशन को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो प्रिवेंट करता है उन्हें कि वो आपके ब्रेन के अंदर ना आए. पर वो है कि ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, कहीं कहीं जगहों पे वो कम है. एरिया प्रोस्टीमा जैसे एक जगह है, वो आपके ब्रेन का वो एरिया है जहाँ पे वॉमिटिंग कंट्रोल होती है. अगर बीबीबी यहाँ पे वीक है, अगर क्या बीबीबी वीक है यहाँ पे, तो वो ब्लड में टॉक्सिन को आपके डिटेक्ट कर सकता है. अगर मान लो यू हैड समथिंग पॉइजनस इन नेचर, या यू हैड समथिंग विच वॉज नॉट गुड फॉर यू, तुमने कुछ बहुत स्टेल खा लिया, बाहर का कुछ खा लिया, तुम्हें कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, बिकॉज आपकी बॉडी को पता लग रहा है कि उसमें कुछ टॉक्सिन आ गया है विच इज़ नॉट सपोज टू बी देयर.
तो वो बैरियर आपके प्रोस्टीमा तक गया एंड प्रोस्टीमा ने हमारे सिग्नल कर दिया कि वी नीड टू वॉमिट इट आउट, वी नीड टू टेक वट एवर दिस केमिकल इज आउट ऑफ अ बॉडी। तो आपको फिर वॉमिटिंग हो जाती है। और ये अगर मान लो यहाँ पे आपका एरिया प्रोस्टीमा है एंड यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये ओपन है इतना सा, तो डोंट थिंक कि आगे ब्रेन में स्प्रेड हो जाएगा। वो यहाँ से आगे से पूरा उतना ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा आगे। देयर इज अ सेकेंड बैरियर दैट इज देयर। नाउ वील टॉक अबाउट न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड एक्सटेंशंस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम सेल बॉडी, कितने आपके प्रोसेसेस या एक्सटेंशंस निकल रहे हैं, ये हमें समझने में हेल्प करते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स जो हैं वो कैसे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले होते हैं उनके डेंड्राइट्स बहुत डेंस होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करते हैं। Firstly, we have unipolar neurons. They have a single process extending from the cell body. ये single जा रहा है. After leaving it, it splits in two parts. T की तरह. ठीक है, forming a structure that resembles the letter T. स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ये कोई कि एक ही एक्सटेंशन हो रहा है, मल्टीपल प्रोसेस नहीं होंगे इसके अंदर। जो सिंगल प्रोसेस है वो बाद में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होता है, हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सीएनएस के अंदर ले जाता है। दूसरी ब्रांच जो है वो सीएनएस से पेरिफेरल तक ले जाती है। फंक्शनल रोल की बात करें तो जो हमारे यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी ट्रांसमिशन के अंदर मेनली इन्वॉल्व होते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन न्यूरॉन्स दैट रिले इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका टच वाली इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रेशर पे, जो कि आपकी सेंसेस वाली इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट पाथवेज होते हैं उनके, जो कि ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी एफिशिएंट फॉर देम कि वो सिग्नल्स जल्दी से भेज सकते हैं आगे। सो दीज आर योर 4 टाइप्स, बट हम इसमें से 3 ही कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग दिस वन। बाइपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिसमें 2 प्रोसेस एमर्ज होते हैं सोमा से, मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन। ओके, तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे हैव 2 एक्सटेंशंस। सिंपलर होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन से तो, बट यूनिपोलर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। दे आर स्पेशलाइज इन सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी ट्रांसमिशन जो होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रिसिशन की नीड होती है। हाई फिडिलिटी सिग्नल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि विजुअल प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो आप चीज़ों को देख रहे हो या जो आप चीज़ों को सुन रहे हो या आप स्मेल को सेंस कर रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। Then we have multipolar neurons. They have multiple dendrites extending from the cell body and one axon. जो हमारा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिखाया था, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इससे इन्फॉर्मेशन जो होती है रिसीव करना या भेजना बहुत ईजी हो जाता है। सिंगल एक्सॉन होता है जो आउटपुट को अलग अलग न्यूरॉन्स तक ट्रांसफ़र करता है। अगर हम फंक्शनल रोल की बात करें तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इन अपना अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सिंस देयर आर लॉट ऑफ डेंड्राइट्स, राइट। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज को जनरेट करते हैं, न्यूरल सर्किट्स के अंदर कम्युनिकेशन इंक्रीज करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक तरह से इसका पार्ट होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स हो गए, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, मेमोरी, ये सारे जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर दे आर रिक्वायर्ड। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें अगर, देन दे आर स्पेशलाइज सेल्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम, जिनका प्राइमरी फंक्शन तो यही है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। दे सर्व एज द कम्युनिकेशन यूनिट्स ऑफ योर बॉडी, इंश्योरिंग कि कोऑर्डिनेशन बना रहा है अलग अलग ऑर्गन में, सिस्टम में, न्यूरल सर्किट्स के अंदर। अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाएँ तो इसके हमारे मेजरली होते हैं 7 फंक्शंस। ओके, फर्स्ट इज योर रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स के थ्रू, जो कि हाईली एक्सटेंडेड ब्रांचेस होती हैं जो डिटेक्ट करेंगे हमारे सिग्नल्स को अलग अलग न्यूरॉन से या सेंसरी रिसेप्टर से। इन सिग्नल्स को सेल बॉडी तक जाती है एंड डेंड्राइट्स कंटेन रिसेप्टर साइट्स दैट रिस्पॉन्ड टू न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड बाय अदर न्यूरॉन्स, जो आपके इलेक्ट्रिकल स्टेट को, मेम्ब्रेन के अंदर जो स्टेट होता है इलेक्ट्रिकल, उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज वो इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग इन द सेल बॉडी। एक बार आपके सिग्नल सेल बॉडी तक आ गए तो वो इंटीग्रेट होंगे, वैल्यूएट करे जाएंगे। अगर वो कंबाइन करके उनका एक जो वोल्ट है इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल, देन वो ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि आई टोल्ड यू ना, रेस्टिंग पोटेंशियल इज -70 MB। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन इनफ है, अगर उसमें इनफ स्ट्रेंथ है, देन इट विल ट्रिगर अ एक्शन पोटेंशियल।
देन वी हैव जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. जैसे ही वो जनरेट हुआ, आयन का मूवमेंट हुआ अक्रॉस योर सेल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग स्टेट जो था वो नेगेटिवली चार्ज होता है, आउटसाइड जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज है. तो इससे दिस डिफरेंस इन चार्ज क्रिएट्स अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जो आपका बाहर पॉजिटिव है, अंदर इनसाइड है, तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ योर रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सॉरी. डिपोलराइजेशन की जब हम बात करते हैं, अगर एक सफिशिएंट स्टिमुलेशन हो जाती है तो आयन के जो चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है और आउटसाइड नेगेटिव हो जाता है. डिपोलराइजेशन जब एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाती है, थ्रेशोल्ड इज योर मूवमेंट ऑफ एक्टिवेशन, तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है. ऑल और नन वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है. ट्रांसमिशन अलोंग द एक्सॉन. एक्सॉन जो है इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द एक्शन पोटेंशियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज दूसरे न्यूरॉन्स तक. सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है. माइलिनेटेड होते हैं एक्सन्स, एक्शन पोटेंशियल जंप करके जाता है. ऑल दीज आई हैव टोल्ड यू. ट्रांसमिशन होता है साइनेप्सिस के अक्रॉस. स्पेशलाइज जंक्शंस होते हैं जहाँ पे एक न्यूरॉन का टर्मिनल बटन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, सोमा या मसल या ग्लैंड, इनमें कम्युनिकेशन होती रहती है. केमिकल ट्रांसमिशन होता है. देन रोल ऑफ न्यूरॉन्स इन बॉडी फंक्शंस में देखा जाए तो आपका मूवमेंट, सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन, मेमोरी, हर चीज़ आपके न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ फंक्शन देखें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से उसको फंक्शन को सपोर्ट करता है. डेंड्राइव इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सेल बॉडी उसे प्रोसेस करता है, सिग्नल देता है. एक्सॉन हमारा कंडक्ट करता है आगे तक एक्शन पोटेंशियल्स को. साइनैप्स कम्युनिकेशन इनेबल करते हैं और रैपिड डायरेक्शनल और हाईली प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन जो है हमारी फ्लो होती रहती है. सो एज ऑफ टुडे दिस इज़ इट. आई नो इट्स अ लिटिल हैवी इन नेचर, बट इसको अच्छे से लिख लो. आई होप तुम लोगों ने नोट्स बनाए होंगे. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दोज नोट्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, anything whatsoever, like कोई भी डम क्वेश्चन नहीं होता, यू कैन ऑलवेज जस्ट कॉमेंट डाउन ऑन द यूट्यूब. मैं कॉमेंट के अंदर हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी अटैच कर दूंगी. आई शेयर ऑल द रिसोर्सेज ओवर देयर. एंड यू गाइज कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज. वहाँ पे आई जस्ट शेयर कॉन्टेंट अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड हाउ यू कैन स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन और जस्ट लाइक छोटी बहुत टिप्स वगैरह. सो दिस इज़ इट एंड बाय बाय गाइज, टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में विल बी डूइंग व्हाट एन एक्शन पोटेंशियल इज इन डिटेल. तो अभी समझ नहीं आया तो डोंट वरी, जब वो भी अच्छे से आ जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन विल बी ऑन योर टिप्स, बिकॉज वो हर एक चीज़ पूरी की पूरा, ये पूरा चैप्टर ही इंटरकनेक्टेड है. एवरी टॉपिक इज कनेक्टेड टू द अदर, जस्ट लाइक एवरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू द अदर. सो बाय गाइज, टेक केयर.